एक सरकारी अफसर जो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर कर एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसके पास करोड़ों की जायदाद आ जाती है। खुद तो कमाता ही कमाता है, बीवी को भी इस पूरे खेल में शामिल कर लेता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, वो अपने बच्चों को भी विदेश पढ़ाई के लिए भेजता है। बच्चे विदेश से पढ़कर आते भी हैं और खुद का एक एनजीओ खोल लेते हैं। एनजीओ से कहने का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो देखभाल के लिए काम करते हैं, मतलब जहां पर ब्लैक मनी को आसानी से व्हाइट मनी किया जा सके। अभी जो अफसर हैं, ये अफसर 33 सालों से किसी दीमक की तरह पूरे सरकारी तंत्र के अंदर रहकर उसे अंदर ही से अंदर खोखला करते जा रहे थे। इन अफसर के पास आलीशान कोठी है, करोड़ों की बैंक अकाउंट के बैलेंस हैं, इनके पास सोने हैं, गहने हैं, और इन पर नजर कब से रखी जा रही थी? कोई एक दो दिनों की बात नहीं है, पिछले 15 सालों से इन पर नजर रखी जा रही थी। फिर भी अगर हम क्या बात करें कि एंटी करप्शन ब्यूरो जब से इन पर नजर रखे हुए थे, बावजूद इसके उनकी पोस्टिंग मलाईदार जगह होती है जहां पर बैठ कर वो आराम से पैसे कमाते हैं, अपनी माँ के नाम पर जायदाद करते हैं, फिर माँ से ही पूरा गिफ्ट अपनी बीवी के नाम पे करवाते हैं। और इस पूरे खेल पर शुरू से नजर रखी गई थी। लेकिन देखिए, नजर रखने भर से कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। वो एक आरएएस मतलब एक स्टेट कैडर के ऑफिसर से एक सेंट्रल लेवल के ऑफिसर बनते हैं। उसके वो कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर से कमिश्नर बनते हैं, कमिश्नर के बाद वो जिला कलेक्ट्रेट तक बनते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो सरकारी तंत्र का हिस्सा थी। लेकिन जब बैकग्राउंड खंगाला जा रहा था, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, चीजें निकाल रहे थे, तो पता लगा कि शाहरुख खान का पोज देने वाले यही अफसर, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, इन्हीं अफसर ने करोड़ों की उगाही की है। कैसे की है, कहां से पैसे आए हैं और क्या सारी चीजें बताएंगे जरूर। लेकिन उससे पहले ये देखिए, इनकी घर की कोठी है, आलीशान सफेद रंग का ये जो कोठी है, आपको लग रहा है कि छोटा सा होगा, लेकिन तस्वीरों में जो घर के बाहर खड़े जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कोठी कितनी बड़ी और आलीशान है। और इसे बनाने वाले कौन हैं? यही अफसर हैं। और इन्होंने किस तरीके से एक दीमक की तरह पूरे तंत्र को खोखला करने की कोशिश की। लेकिन बावजूद इसके सारे अफसर उस पर नजर बना के रखे हुए थे, लेकिन बावजूद इसकी इनकी पोस्टिंग और मलाई दर वाली जगह पे कैसे रुकते चले गए, पूरी कहानी आज समझिए। तो आज डिकोडिंग क्राइम में आपको समझाएंगे एंटी करप्शन ब्यूरो का वो ऑपरेशन जो लगभग 15 सालों से चल रहा था, और उस ऑपरेशन के तहत एक आईएएस अफसर को धरा गया है। एक आईएएस अफसर एसीबी के शिकंजे में आया है, और तो और ये चीज़ें पता लगी हैं किस तरीके से वो सरकारी तंत्र में रहकर उसी सरकारी महकमे को दीमक की तरह धीरे धीरे खाए जा रहा था। ये तस्वीरें कुछ आपको दीपक ने दिखाई थी, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये शख्स है राजस्थान का आईएएस ऑफिसर राजेंद्र विजय। और अभी आपने जो कोठी देखी, ये तो एक कोठी है, इसी तरीके की तमाम तरीके की इसके पास कोठियां हैं, जहां पर लगातार एक हफ्ते तक एसीबी ने यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब रेड मारी तो अलग ही चीज़ें निकलकर सामने आई। हम आपको बताएंगे कैसे 15 सालों से जो एसीबी है वो इस पर नज़र रख रही थी, लेकिन जिस तरीके से एसीबी अपनी जांच कर रही थी, सारी चीज़ों को खंगाल रही थी, तो उनको इस सारी एक सूत्रों के हवाले से भी चीज़ें पता लगती हैं। साथ ही साथ कुछ ट्रांजैक्शन वो लोग खंगालते हैं, तब पता चलता है। और फिर ये जो आईएएस राजेंद्र विजय है, इसके ठिकाने पर जो छापेमारी है, जो रेड है, वो की जाती है, और इसके बाद लगातार करोड़ों रुपए निकलते हैं। और तो और ना सिर्फ कैश में, बल्कि अकाउंट में भी। जो आप अभी एक मैं आपको स्लिप दिखा रही हूँ, आप स्लिप देखिए, इसमें ये एसीबी के द्वारा ही जारी की गई स्लिप है। इसमें एसीबी ने रजिस्टर किया है कि जब इसने आईएएस पद की शुरुआत की थी, जब इसकी नौकरी लगी थी, तब इसके अकाउंट में 0 रुपए थे, लेकिन अब इसी के अकाउंट में, इसके घर वालों के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। और तो और तमाम तरीके की कोठियाँ, तमाम तरीके के होटल, रेस्टोरेंट, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी नहीं मान सकता कि एक आईएएस अफसर की नौकरी करते हुए एक शख्स के पास आ जाए। नाम है इनका राजेंद्र विजय, राजस्थान के रहने वाले हैं। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। दरअसल इनकी फैमिली में इनकी पत्नी है, माँ है और इनके 2 बच्चे हैं। जब इनकी आईएएस की नौकरी लगती है, लगातार इनकी आईएएस की नौकरी लगती है, तो इनकी जो पैठ थी वो मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा नेता हैं, उनके साथ बन जाती है। उनका नाम कहीं जिक्र नहीं आया है, लेकिन
एक भाजपा के बड़े नेता थे, उनके साथ इनकी पैठ बनती है, दोस्ती यारी होती है। ये भी कहा जाता है कि उनके कोई संबंधी लगते हैं और इसके बाद ये इसी का फ़ायदा उठाते हैं, इसी का रसूख दिखाते हैं और लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं। ये समझ जाते हैं कि अगर इन्हें आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है तो कैसे लोगों से दोस्ती रखनी है। ये बात इनके दिमाग में एक तरीके से पूरी तरीके से बैठ गई थी और इसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे ये बड़े लोगों से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। सरकारी तंत्र में रहते हुए ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिनके साथ रहकर ये मॉनेटरी फ़ायदा उठा सकें, पैसा कमा सकें या आप यूँ समझिए घूसखोरी कर सकें, क्योंकि इतने पैसे सैलरी से तो इनके पास नहीं आ सकते। और तो और जब ये आरएस बनते हैं, उसके बाद प्रमोट होकर जब आईएएस बनते हैं, तब आप ये समझिए जो इनकी पोस्टिंग होती है ना, वो हमेशा मलाईदार जगह पर होती है। मलाईदार जगह पर मेरे कहने से मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ से आसानी से पैसा कमा सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका कनेक्शन नेता से था। धीरे धीरे ये अपना कनेक्शन और बढ़ाते हैं और ज़्यादा लोगों से दोस्ती यारी करते हैं, तभी उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर ये सेटिंग करते हैं। अगर मैं आपको बहुत ही कैजुअल शब्दों में कहूँ तो एक सेटिंग करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप मेरी पोस्टिंग यहाँ पर कर दीजिए। दोस्ती यारी में जिस तरह से लोग दोस्त की मदद कर देते हैं, आपसे सगे संबंधियों की मदद कर देते हैं, उसी तरीके से जो इनके साथ बाकी काम करने वाले जो लोग थे, जो आईएएस बनते हैं, उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हो रही है, लेकिन इनकी पोस्टिंग वहीं हो रही है जो पॉश इलाका है, जहाँ पर बड़े बड़े अफसर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं और जहाँ से ये तमाम तरीके के पैसे कमा सकते हैं। और तो और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जयपुर विकास प्राधिकरण, इसके बारे में दीपक आपको पूरी डिटेल देंगे, लेकिन अगर मैं छोटा सा एक अंश बताऊँ तो यहाँ पर इनकी 3 बार पोस्टिंग होती है। इस जगह पर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पर इनकी 3 बार पोस्टिंग होती है, जहाँ से लगातार पैसे कमा सकते थे। एक बार इन्हें हटाया भी जाता है, लेकिन कुछ साल के अंदर, यूँ मानिए आप साल भर के अंदर इन्हें वापस बुला लिया जाता है। तो कितनी तगड़ी इनकी सेटिंग थी, या यूँ कहें कितनी तगड़ी इनकी पकड़ थी। अब इसी सिलसिले में इनकी कुछ पोस्टिंग पर नज़र डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जेडी में 3 बार इनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन क्या क्या चीज़ें ये करते हैं, क्या क्या पद संभालते हैं, उसके बारे में सुनिए। और तो और इन सालों में जब इनकी पोस्टिंग होती है तो लगातार इन्हें 3-3 पद दे दिए जाते हैं कि आप भैया तीनों में काम करिए, तीनों के हेड बनिए। अब देखिए कैसे होता है वो भी आप समझिए। 2003 से 2008 तक ये जयपुर रूरल में जिला एक्साइज ऑफिसर बनकर रहते हैं। साथ ही साथ उसी समय पर ये भरतपुर सिटी के एडिशनल कलेक्टर भी रहते हैं और इसके अलावा जेडीए यानी कि जयपुर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के पद पर भी तैनात रहते हैं। यानी एक ही जगह एक ही साल है, मतलब जो गैप है सालाना जो इनका काम है 2003 से 2008, समय वही है, लेकिन काम इन्हें क्या करने हैं, 3-3 पद दे दिए गए। यानी हर जगह से अपना जो भी इन्हें खेल खेलना है, जैसे भी पैसा बनाना है, ये बड़े आराम से बना सकते हैं। फिर आता है साल 2009 से 2013 का, यहाँ पर भी इनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। ये राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात रहते हैं और साथ ही साथ जेडीए यानी वही बार बार आ रहा है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पर फिर से डिप्टी कमिश्नर रहते हैं। इसके बाद साल 2013 से 18 की बात करें तो ये जेडीए, आप इस पर गौर करिएगा, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसकी मैं बात करी हूँ, यहाँ पर ये एडिशनल कमिश्नर के तौर पर रहते हैं। साथ ही साथ पर्यटन विभाग में ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर भी तैनात कर दिए जाते हैं। फिर बारी आती है 18 से 13 की, यानी साल 2018 से 2023 की। यहाँ पर ये 12 एक जगह है, वहाँ पर जिला कलेक्टर बनते हैं। साथ ही साथ राजस्व विभाग में सेटलमेंट कमिश्नर बनकर आते हैं। और फिर 2023 की बात करें तो वो बालातोर कलेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिए जाते हैं और इसके बाद एसीबी इन पर रेड मारती है, तब जाके इनकी सारी पोल खुलती है। साथ ही साथ 1991 में जब ये सर्विस में आए, इन्होंने देश के सेवा के नाम अपने लिए काम करना शुरू किया, आईएएस के पद पर ये तैनात हुए। जब ये आरएस बने, तब जब शुरुआत हुई थी इनकी नौकरी की, तब इनके अकाउंट में 0 रुपए थे, लेकिन धीरे धीरे इनके पास पैसे बढ़ते चले गए। कैसे बढ़ते चले गए, इन्होंने ऐसा क्या किया, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन छोटी सी नज़र इनकी प्रॉपर्टी पे आपको बता देती हूँ। उसके बाद बताएंगे कि इनके पास कितने अकाउंट है, कैसे पैसे गए, इनकी माँ के पास पैसे कैसे आए और एसीबी को 15 साल पहले ही इनके इस काले कृत्य के बारे में जानकारी कैसे मिली। हालांकि इनके अकाउंट में 0 पैसे थे, ये कलेक्टर बनते हैं, इनकी जो पूरी पोस्टिंग होती है वैसी जगह होती है जहाँ से पैसा कमा सकते थे और वहीं से इन्होंने खेल करना शुरू किया। देखिए, रामनगरिया में 585 वर्ग मीटर का इनका एक प्लाट ये खरीदते हैं। उसकी कीमत लगा लीजिए, आज के अगर 2022 में हम देखें तो 70 लाख रुपए में इन्होंने खरीदा।
सिद्धार्थनगर में भी 351 वर्ग मीटर का एक ज़मीन का टुकड़ा ये खरीदते हैं। उसी के बाद दोबारा सिद्धार्थनगर में ही 167 वर्ग का, मतलब पहले 351 का खरीद लेते हैं और फिर 167 का भी खरीदते हैं, जिसकी कीमत 34 लाख रुपए थी। आप सोचिए, अकाउंट में 0 रुपए हैं, लेकिन पहले 70 लाख का खरीदा, फिर 15 लाख का खरीद लिया और फिर उसी साल 34 लाख का फिर से खरीद लिया। इतने पैसे कैसे आ गए इनके पास? साथ ही साथ टोंक रोड है 1993 में, 1993 में वहाँ पर ये 26 लाख का एक प्लाट खरीदते हैं। यानी 1991 में इनके अकाउंट में 0 रुपए और 1993 में ये 26 लाख का प्लाट कैसे खरीद सकते हैं? और यही सारे सवाल थे जो एसीबी को भी खटक रहे थे। कुछ और मैं नाम ले लेती हूँ। किशनगढ़ खोड़ा में 1500 वर्ग की ज़मीन खरीदते हैं, जिसकी कीमत 2021 में 45 लाख रुपए थी। साथ ही साथ हरसुलिया में ये 2200 वर्ग मीटर का एक प्लाट खरीदते हैं, जिसकी कीमत 67 लाख रुपए थी। और इसके अलावा टोंक रोड पर ही ये दोबारा एक और प्लाट खरीदते हैं, जिसकी जो वर्ग था वो 291 वर्ग मीटर था और इसकी जो कीमत थी वो 33 लाख थी। तो आपने अगर पैसे काउंट किए होंगे तो 67 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 34 लाख, फिर से 67 लाख, तमाम इस तरीके के इन्होंने प्लाट खरीदे। तो जब जिसके अकाउंट में 0 रुपए हैं, आप ये समझिए सैलरी से उसका जीवन चल रहा है, उसकी फैमिली मिडिल क्लास है, तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है? अब जब इन पर एक तरीके से एसीबी का रडार घूमता है, ये शिकंजे में फंसते हैं, तो धीरे धीरे इनकी फैमिली भी फंसती है। कैसे फंसती है? इनकी माँ तक आंच कैसे आती है? और साथ ही साथ इनके पास कितने अकाउंट है, कैसे, जो 14 साल पहले कैसे एक ट्रांजैक्शन हुआ था जिसके चलते ये एसीबी के शिकंजे में आए, अब आप वो भी समझिए। और इनकी माँ का कनेक्शन, इनकी पत्नी का कनेक्शन क्या है, कैसे वो दोनों इनके इस काले कारनामों में इनका साथ दे रही थी। पहले प्लॉट खरीदना, फिर किसी और के नाम पे गिफ्ट करना, फिर दूसरा प्लॉट लेना, कैसे पूरा ये मायाजाल चल रहा था और किस तरीके से ये सब पूरी फैमिली एक तरीके से मिलके कैसे सरकारी तंत्र को चूना लगा रही थी और तो और अपने ही काम के साथ नाइंसाफी कर रहे थे। देखिए, जहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो रही थी, जो मलाईदार पोस्टिंग जो कहा जाता है वो थी JDA। JDA का फुल फॉर्म क्या है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब अथॉरिटी किस तरीके से काम करती है, अगर जो भी हम जो हमारी एज के हैं वो ये जानते भी होंगे कि पहले ही देश में व्यवस्था थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करके, म्यूनिसिपल कमेटी के नाम से भी जो चीज़ें थी, जो एक शहर में एक व्यवस्था बनाकर काम क्या करती थी कि भैया नाली कैसे होंगे, रोड कैसी बनाई जाएगी, स्ट्रीट लाइट कहाँ पे बनेंगे, पार्क कहाँ बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी क्या करती थी। उसी का एक बड़ा रूप बना दिया गया एक अथॉरिटी, दैट इज जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर कितने ज्यादा गांव आते हैं? 726 गांव आते हैं और 3000 वर्ग मीटर इसके दायरे में आता है। एक या दो गांव का मुखिया अपने आप को बाहुबली से कोई समझता नहीं है। यहां पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास 726 गांव और उसके आसपास के इलाके आ गए हैं। जयपुर जो शहर है उसकी बसावट कैसी करनी है, सड़कें कैसी बनानी है, फ्लाईओवर कैसे बनाने हैं, पूरी व्यवस्था जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी देखती है। अब इसके जो हेड बनते हैं, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, जिनके जिम्मे पूरा देखभाल करने का जिम्मा होता है, वो एक सरकारी अफसर बनता है, जो महज अफसर बनते ही, मतलब मान लीजिए आपकी पोस्टिंग अभी हुई है 10-15 दिन के अंदर, कई सारे काम होते हैं जो कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवा दीजिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं काम कैसे होता है सरकारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपल कमेटी में, अथॉरिटी में। देखिए, सड़कें बनानी है, फ्लाईओवर बनाना है, आपको कचरे साफ करवाना है, ये सारे काम कोई सरकारी अफसर तो जाके करेगा नहीं। इसके निकाले जाते हैं टेंडर। अब टेंडर निकालने के बाद टेंडर में देखा जाता है कि जो कायदा कानून कहता है कि देखिए भैया, जो सस्ते में और जो अच्छा तरीके से काम करे आप उसे टेंडर दे दीजिए। एक ये चीज होता है। दूसरा ये चीज होता है पहले आओ पहले पाओ, जो भी टेंडर में पहले अप्लाई करेगा उसे वो टेंडर मिल जाएगा। अब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो ये अफसर थे, कई तरीके के काम हो सकते हैं। उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि देखिए, अपने मन पसंदीदा लोगों को आप ठेका दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, भैया तुम सड़कें बनाओ। अब मान लीजिए सड़क बनाने में खर्च हो रहे हैं 5 रुपए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपको दिए 15 रुपए। अब 5 रुपए का आपने सड़क बनाया, 10 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। ये बात छोटी सी बात बता रहा हूं, यहाँ पे करोड़ों हजारों करोड़ों में पैसे दिए जाते हैं। अब शायद ये पैसे और ये जो सारी चीजें की अप्रूव करना पावर किसके पास होगा? ये पावर होगा एक अफसर के पास में। अब अफसर पैसे कैसे ले? तो इसके लिए कहा जाता है कि ये जो कई प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो अफसर हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि अगर मैं अपने नाम पे कुछ लूंगा या अपनी बीवी के नाम पे कुछ लूंगा या अपने बच्चों के नाम पे कुछ लूंगा, तो पुलिस या एंटी करप्शन ब्यूरो वालों को ये सारी चीजें पता लग जाएंगी,
तो इसलिए ये सारी चीजें मैं अपनी माताजी के नाम पर कर देता हूं। अब पता लगता है कि जो उनकी माताजी का जब अकाउंट है आज से 14 साल पहले विभिन्न जरियों के जरिए उनके अकाउंट में 60 लाख रुपए आते हैं। होता यूं है कि वहां पर मैं आपको पूरा एक डिटेल बताता हूं। जिसके बाद कई बार मतलब पहली बार तो 60 लाख रुपए आया और कहां से आए कैसे आए इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। छोटी छोटी रकम उनकी माताजी के अकाउंट में डाले गए, मतलब काम यहां से पूरा वो फाइल यहां साइन हो रही थी, पैसे माताजी के अकाउंट में जा रहे थे। अब चाहे तो कोई कैसे खंगाले कि मियाँ बीवी का अकाउंट में तो कुछ चीजें हो ही नहीं रही हैं, ट्रांजेक्शन कहीं और हो रहा है, फिर माताजी से बोलकर पैसे ले लिए जाते होंगे। तो कुछ इसी तरीके से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था। इसके बाद बारी आई, पैसे से लेन देन हो गई। अब बारी आई कि भैया जमीन जो जायदाद है वो अपनी माताजी के नाम पर कोई ट्रांसफर कर दे। अब माताजी के नाम पर जमीनें कोई कैसे देगा, या माताजी ही कैसे जो 60 लाख 70 लाख 80 लाख की जो जमीन है वो कैसे देंगी, वो तो बेटा ही देगा ना, क्योंकि माताजी तो काम नहीं कर रही थी। तो बेटा सरकारी तंत्र में रहकर किस तरीके से मलाई खा रहा था और अपने माताजी को अपने पाप में भागीदार भी बना रहा था। तो वो इस तरीके से कि 2022 में, मैं छोटी सी बात बता देता हूं, लक्ष्मी नगर है वहां पर टोंक रोड में, वहां पर वो प्लॉट नंबर 80 और 81 लेता है और ये गिफ्ट कर दिया जाता है। अब गिफ्ट, इतनी महंगी जमीन है आज के टाइम पर, कौन आपको जमीन गिफ्ट कर देगा बिना कोई मदद लिए, ये बात तो समझ से परे है। इसके बाद वो 2009 और 2010 में भी 30 लाख और 25 लाख के विभिन्न तरीके के प्लॉट लेते हैं और प्लॉट खरीदने का जो ये जो चीज़ें करते हैं ये तुरंत चेक के जरिए भुगतान हो जाता है, तुरंत की तुरंत चेक के जरिए करते हैं। और जहां जमीन लेते हैं फौरन ही ऊंची ऊंची बाउंड्री बना देते हैं। कई बार तो ये भी कहा गया कि इन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपए बाउंड्री बनाने में ही खर्च कर दिए, कि जमीन इतनी बड़ी थी, क्योंकि पैसे जहां से आ रहे थे उन्हें समझ में नहीं आते इन्वेस्टमेंट कहां करें, और जमीन जायदाद से इन्वेस्टमेंट के तौर पर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इन्होंने यही तरीका अपनाना शुरू किया। मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूँ कि ये जो सरकारी जो अफसर हैं राजेंद्र जी, ये किस तरीके से पैसे कमाते हैं, प्रॉपर्टी कैसे कमाते हैं। मैं पूरा ब्यूरो देता हूँ। ये पिछले 33 सालों से हमारे देश की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन देश की सेवा तो क्या ही कर रहे होंगे जब अपनी ही सेवा से इनका मुक्ति नहीं मिल रही थी। 1991 में जब ये पहली बार नौकरी करते हैं, कोई संपत्ति नहीं रहती, लेकिन 2 साल की सरकारी नौकरी, बेटा सरकारी अफसर बना है, तो सोचिए वो अपने बीवी के नाम पर 333 वर्ग गज का प्लॉट खरीदते हैं, जिसकी 93 में, अभी की बात नहीं है, 93 में 26 लाख रुपए की कीमत थी 1993 में। फिर 2009 आता है, मां के नाम पे टोंक रोड पे 291 वर्ग मीटर का एक प्लॉट खरीदते हैं, जिसकी 2022 में ही मां ने, जो माता जो सासू मां थी, वो अपनी बहू को गिफ्ट कर देती हैं। 2009 में जो जमीन खरीदी गई थी, 2022 में मां अपनी बहू को गिफ्ट कर देती है। चलिए ये भी मान लेते हैं, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। माता जी भी बहुत दानवीर हैं, बेटे ने पाप में भागीदार बना ही लिया था। फिर 2010 में, 2009 की बात होगी, 2022 में वही जमीन ट्रांसफर हो जाती है। 2010 में माँ 240 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदती है। फिर से 2010 में जो प्लॉट खरीदा था, माता जी 2022 में अपनी बहू के नाम पर गिफ्ट कर देती हैं। पहले बेटे के ही पैसे से जमीन खरीदो, फिर उसी जमीन को गिफ्ट के तौर पर अपनी बहू रानी को दे दो, क्योंकि बेटे ने ही दिया है, बेटे का ही सब कुछ दिया हुआ है। भगवान तो दे ही रहे हैं, लेकिन बेटा भी दे रहा है, तो इसलिए बेटे को वापस कर रही है माता जी। इसके बाद आते हैं 2021 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 2010 में फिर से यहाँ माता जी के नाम पर था, तो दिखाना भी तो था कि मेरी जो कमाई हो रही है मैं वहां से जमीन ले रहा हूं। तो बीवी के नाम पर ये फिर से जयपुर में 351 वर्ग मीटर का जमीन खरीदते हैं, जिसकी उस वक्त कीमत थी 2010 में 20.43 लाख रुपए। 2010 की बात है। फिर आते हैं 2021, 11 साल ये शांत बैठते हैं, क्योंकि पता लग चुका था कि जमीन बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त हो रही है, तो शांत बैठते हैं। फिर 2021 में ये फागी जयपुर में एक जगह है, वहां पर 2200 वर्ग गज का एक औद्योगिक प्लॉट खरीदते हैं, मतलब कमर्शियल प्लॉट खरीदते हैं। रेसिडेंशियल प्लॉट आपको थोड़े सस्ते मिल सकते हैं, याद रखिए कमर्शियल प्लॉट सस्ते नहीं मिलते, और इसीलिए कमर्शियल प्लॉट में मतलब वहां पर आप दुकानें खोल लीजिए, मॉल खोल लीजिए, ये सारी चीजें, तमाम चीजें रहती हैं। तो उस वक्त उसकी कीमत थी ये 67.23 लाख रुपीस, ये कीमत उन्होंने अदा की थी। फिर 2021 में ही
क्योंकि देखिए जमीन खरीदते जा रहे हैं। 2021 में सिद्धार्थनगर में जयपुर के नाम पर फिर ये जमीन खरीदते हैं जिसकी कीमत 34 लाख रुपए थी। फिर 2022 में आते हैं, किशन नगर में पत्नी के नाम पर फिर से 1500 वर्ग मीटर की जमीन खरीदते हैं और 55.39 लाख रुपए का जमीन खरीदते हैं। फिर 2022 में फिर से ये स्कीम लगाकर अपनी बीवी के नाम पर कमर्शियल स्पेस लेते हैं, शोरूम खरीदते हैं। मैं बताऊंगा शोरूम किसका है, नाम आपके लिए जानना जरूरी है। आप कई लोग जानते भी होंगे, जूडियो का शोरूम आपने सुना होगा जो हाल ही में कई जगह ओपन भी हुए शोरूम। तो ये शोरूम खरीदते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं। कितने में? 4,43,00,000 रुपए का। फिर 2022 में भी फिर से जमीन खरीदते हैं। अब 2022 में उन्होंने इतनी जमीनें खरीद ली कि भैया एसीबी के तो हाथ पैर ही फूल गए कि आकलन करते करते कि भाई इनकी जमीन की कीमत ही कितनी होगी, कि जमीन के जो रेट थे वो आसमान छू चुके थे। फिर 2022 में फिर से ये 585 वर्ग मीटर का जमीन खरीदते हैं जिसकी कीमत 70.72 हजार रुपए, मतलब 70 लाख के आसपास की जमीन खरीदते हैं। एक सरकारी कर्मचारी जिसके अकाउंट में महज कुछ लाख रुपए आते हैं, अफसर हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, कुछ लाख रुपए आते हैं, बेटी की पढ़ाई करवानी है, तमाम चीजें होती हैं, बावजूद इसके एक बिजनेसमैन की तरह वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर कई सारे जमीन पर जमीन लिए जा रहा है, जमींदार के तौर पर वो काम कर रहा है। तमाम तरीके के फोटोज आप देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कि कितना हंसमुख चेहरा है, लेकिन इसी हंसमुख चेहरे के पीछे एक दीमक है, एक कीड़ा है जो एक पूरे सरकारी तंत्र को अंदर ही अंदर खोखला करते हुए जा रहा है। और खोखला कुछ इस तरीके से करता है कि जब एसीबी ढूंढ रही थी तो पता लगा ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनके नाम पर 13 कमर्शियल, याद रखिए 13 कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं। एक दो नहीं, 13 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं इनके पास। एक जीटी गैलेरिया मॉल है जयपुर में जो वन ऑफ दी सबसे महंगे मॉलों में से एक है। वहां पर एक शोरूम लेते हैं, किसका? जूडियो का, जो हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। वहां पर शोरूम लेता है, कितने रुपए खर्च हुए होंगे ये बात हो गई। इनके पास जब एसीपी पहुंचती है तो ये दिखाती है कि मेरे पास 2,22,000 रुपए ही कैश हैं, लेकिन जब एसीबी खंगालना शुरू करती है तो पता लगता है कि इनके पास 16 बैंक अकाउंट्स हैं और हर एक बैंक अकाउंट्स में लाखों से भी ज्यादा रुपए हैं इनके पास। अब इन्होंने दिखाने भर के लिए, देखिए हमारे पास ज्यादा पैसे रहते नहीं है, हम ज्यादा कुछ रखते नहीं है, 335 ग्राम सोना मिला है। 335 ग्राम सोना मैं आपको बता दूं लगभग ये 30 लाख के आसपास की इसकी रकम होगी, इतना सोना था इनके पास। 11 किलो 800 ग्राम चांदी मिला है। आज 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 90,000 रुपए है। उसी हिसाब से लगा लीजिए कि इनके पास 10-11 लाख रुपए के चांदी रखे थे। 3 कारें हैं और अलग अलग जगहों पर इनके पास कोठियां भी हैं। इनका जो बेटा है वो विदेश में पढ़ता है, उसमें भी खर्च आता है, लेकिन बेटा एक एनजीओ भी चलाता है। और जब एनजीओ के जरिए कई सारे जो पैसे जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करवाया जाता है उसका आकलन आना भी बचा है। कई जमीनों का जो रेट था उसका भी आकलन आना बचा है। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जहां पे डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे, वहां पर आने के बाद ऐसे ही किन लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे और वो लोग कौन थे जो इन अफसर को खुश करने के लिए उन पर पैसों की बारिश कर रहे थे। मतलब ये कि मान लीजिए कोई पैसे देकर कुछ सड़क बनवाएगा तो कोई अच्छी सड़क तो नहीं बनाएगा, वो चाहेगा कि हर साल उसे हर 2 साल या 3 साल में से कॉन्ट्रैक्ट मिले, तभी तो हजारों करोड़ों का मुनाफा होगा। और जेडीए का जो एनुअल बजट है वो हजारों करोड़ों में है। सौंदर्यकरण से बात करना हो, सड़कें बनाना हो, स्ट्रीट लाइट लगानी हो, तमाम ऐसी चीजें, सब कुछ जो पावर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास थी उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। अब उनसे अगर ये उतने ज़्यादा मलाईदार हो चुके हैं, और इसके बाद यहाँ तक कि जब एसीबी बात कर रही थी, जब हम एसीबी के बारे में सुन रहे थे, तो एसीबी ने कहा कि हम पिछले 15 सालों से इन पर नज़र बना के रखे हुए हैं। नज़र बना के रखे हुए हैं, बावजूद इसके उनकी पोस्टिंग हो जाती है अच्छी अच्छी जगहों पर। एक आरएस से कहने का मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक स्टेट कैडर का जो शख्स है, जो अफसर है, उसे मान लीजिए बहुत सारे स्टेट कैडर के अफसर होते हैं, जो उसमें से तेज तरार और जो समझदार जो अच्छे अफसर होते हैं उन्हें ही प्रमोट करके एक सेंट्रल लेवल का अफसर बनाया जाता है। ये जो राजेंद्र हैं इन्हें आरएस से आईएएस बनाया जाता है 2022 में। मतलब ये बहुत ज्यादा तेज तरार थे, इनका काम बहुत ज्यादा अच्छा था, तभी ना इनको स्टेट कैडर से सेंट्रल कैडर पर ट्रांसफर कर दिया गया। यह बात कुछ और भी है, कैसे एक करप्ट अफसर को स्टेट कैडर से निकालकर जिला कलेक्ट्रेट बना दिया जाता है। जिला कलेक्ट्रेट से कहने का मतलब पूरे जिले का मालिक है वो, और मालिक
किस कदर दीमक की तरह खोखला कर रहा है। एक ऐसे अफसरों के बारे में आप बताना जरूरी था कि एक ऐसा अफसर जो सिस्टम के अंदर रहते हुए पूरे सिस्टम को खोखला कर चुका था और खुद परिवार, बच्चे और अपनी मां को भी इस पूरे पाप में का भागीदार भी बना चुका था। फिलहाल के लिए एसीबी ने इसे अरेस्ट कर लिया है और इसके तमाम चीजों पर खंगाली जा रहे हैं, फाइलें निकाली जा रही हैं, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने किस किस को फायदा पहुंचाया और क्यों पहुंचाया और किस किस से कितने रुपए मिले। फिलहाल इस पर जो भी नई जानकारी आएगी क्राइम तक पर आपको जरूर पता लगती रहेगी और तब तक देखते रहिए क्राइम तक।